जय हिंद। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता जीएस रिसर्च सेंटर में। आज की क्लास है जीव विज्ञान के भाग कोशिका विज्ञान से। कोशिका विज्ञान आज हम पढ़ेंगे। कोशिका विज्ञान में आता है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा। तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा क्या है पहले समझ लेते हैं। जीव द्रव्य इसका नामकरण सन 1839 ईस्वी में। कब? 1839 ईस्वी में पुरकिंजे द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे द्वारा किया गया था। पुरकिंजे द्वारा 1839 ईस्वी में किया गया था। जीव द्रव्य का नामकरण कब किया गया था? 1839 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे द्वारा किया गया था। यह एक गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा तथा वजन युक्त पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? रंगहीन, लसलसा एवं वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? जीवन की सारी क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा होती हैं। जीवन की सारी क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा होती हैं। जीवन का भौतिक आधार भी इसे माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? भौतिक आधार जीव द्रव्य को। भौतिक आधार किसको कहा जाता है? जीव द्रव्य को। इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? इसको दो भागों में। पहला कौन सा है? कोशिका द्रव्य। और सेकंड नंबर पे केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला कोशिका द्रव्य, इसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं। और सेकंड नंबर पे केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य इसे न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य क्या है और केंद्रक द्रव्य क्या है, दोनों समझेंगे पहले। जीव द्रव्य 4 तत्वों से मिलकर बना है। जीव द्रव्य कितने तत्वों से मिलकर बना है? 4 तत्वों से। पहला ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन और चौथा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिला। ऑक्सीजन की मात्रा इसमें 75% होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा जीव द्रव्य में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परसेंट होती है, तो 75% होती है। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 75%। और कार्बन की 10%, हाइड्रोजन की 10% समथिंग 12%, और नाइट्रोजन की 3% होती है। सबसे कम किसकी मात्रा होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है। जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों की मात्रा कितनी है? कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों की मात्रा है 81:19। ये अकार्बनिक और कार्बनिक की मात्रा 81:19 है। और इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। पहले नंबर पे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य या कोशिका में केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। किसके बीच रहता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। कोशिका झिल्ली के बीच। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्रक द्रव्य किसके बीच रहता है, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कोशिका द्रव्य, तो यह कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन समझते हैं। सेल क्या है? सेल कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कैसी इकाई है? संरचनात्मक इकाई है। इसे सबसे छोटा अंग नहीं कहा जाएगा, ये है सबसे छोटा
कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है कहा जाता है, तथा यह कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसमें आ जाएगा कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1600 कब किया था? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में इसकी खोज की थी। किसने किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक। लेकिन इसका प्रतिपादन किसने किया? इन्होंने खोज करके छोड़ दिया था कि ये कोशिका है और इसका कार्य क्या है ये नहीं पता था। इसका प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन 1839 ईस्वी में स्वान और किसने किया था? दो लोगों ने किया था। पहले नंबर पे स्वान आते हैं और दूसरे नंबर पे स्लाइडेन। स्वान और स्लाइडेन इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने यह संदेश दिया कि हर जीव की जीवन की संरचना में कोशिका का मुख्य भाग उपयोग है। कोशिका का मुख्य उपयोग है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। तथा कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका नाम किसने लाया था? रॉबर्ट हुक ने। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किए थे स्लाइडेन और स्वान ने। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका है जीवाणु, माइकोप्लाज्मा तथा गैलीसेप्टिकामा। कौन सी है? गैलीसेप्टिकामा। गैलीसेप्टिकामा शॉर्टकट में समझ लेते हैं। सेप्टिकामा कौन कौन सी? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा तथा गैलीसेप्टिकामा होती है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्र किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। तथा सबसे बड़ी कोशिका, लंबी और बड़ी में सबसे बड़ी, अगर बड़ी पूछा जाएगा तो बड़ी हो जाएगी शुतुरमुर्ग के अंडे की, और लंबा पूछा जाएगा तो लंबा हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र। और सबसे बड़ी और छोटी में फर्क क्या है? सबसे बड़ा अगर ऊंचा है तो बड़ा, और लंबाई में है तो लंबा। तो लंबाई का है तंत्रिका तंत्र, और बड़ा में शुतुरमुर्ग के अंडे की, बड़ा में शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। और जो बीच में वो पीला वाला भाग होता है उसमें जितना प्रोटीन होता है वो बगल निकल जाएगा, और जो पीला वाला भाग बचेगा उसे कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका जीवाणु, माइकोप्लाज्मा तथा गैलीसेप्टिकामा होगा। और सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र की कोशिका हो जाएगी, और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका हो जाएगी। अच्छा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिर से पूछते। प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया था। किसने किया था? स्लाइडन और स्वान ने किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में किया था। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है, तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। अगर पूछा जाएगा तो प्रत्येक जीव की प्रत्येक जीव की उत्पत्ति
किससे होती है? कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है तथा हर जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। हर जीव का शरीर जो बना होता है एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। एक या अनेक कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। कैसी इकाई है? स्वाधीन इकाई है। स्वाधीन इकाई है। अगर पूछा जाएगा कोशिका कैसी इकाई है, यह एक स्वाधीन इकाई है और सभी कोशिका एक साथ मिलकर एक काम करती हैं। जितनी कोशिकाएं इकट्ठा होंगी और एक साइज की एकत्रित होंगी और वो अंग का निर्माण करेंगे और अंग शरीर का निर्माण करेगा। जैसे ईंट से घर बन कमरा, दीवार, ईंट से दीवार बनती है और दीवार से कमरा बनता है। अगर दीवार को एकत्रित कर देंगे तो कमरा बन जाएगा और कमरे को एकत्रित कर देंगे तो एक सुसज्जित घर बन जाएगा। वैसे एक कोशिका से अंग बनता, कोशिका से ऊतक बनते, ऊतक से अंग, अंग से शरीर। कैसे बनेंगे? शरीर का निर्माण होता है। इसका निर्माण, शरीर का निर्माण होता है। इसका निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक, मुख्य अभिकर्ता, क्रेटर होते हैं। कैसे होते हैं? इसका निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक, मुख्य अभिकर्ता, क्रेटर होता है तथा कोशिका दो प्रकार की। अच्छा, कोशिका कितनी प्रकार की होती है? कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली कोशिका कौन सी है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी कौन सी है? यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका फर्स्ट नंबर पे प्रोकैरियोटिक कोशिका और सेकंड नंबर पे यूकेरियोटिक कोशिका होती है। अब दोनों में फर्क समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन और प्रोटीन नहीं होता, जिसके कारण क्रोमोटीन गुणसूत्र के रूप में उपस्थित रहता है। किसके रूप में उपस्थित रहता है? गुणसूत्र के रूप में उपस्थित रहता है। के रूप में उपस्थित रहता है। इसे अन्य कोई आवरण घेरे में नहीं रखता है। इसे कोई भी आवरण बाहरी रूप से घेरे नहीं रहता है। इसे अन्य कोई आवरण घेरे नहीं रहता। ऐसी कोशिकाओं जीवाणुओं और नीलहरित शैवालों में पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? जीवाणुओं और नीलहरित शैवालों में पाई जाती हैं। सेकंड नंबर पे आता है यूकेरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका है? यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर समझेंगे। यूकेरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा होता है। कैसी झिल्ली से घिरा होता है? दोहरी झिल्ली से इनके आवरण घिरे होते हैं। इसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त से बनी क्रोमोटीन तथा केंद्रिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त से बनी क्रोमोटीन तथा केंद्रिका पाई जाती है। क्रोमोटीन व केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमोटीन व केंद्रक पाया जाता है। अब कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से? मेन पार्ट ऑफ सेल समझ लेते हैं। मेन पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के भाग कौन कौन से हैं? कोशिका के भाग कौन से हैं? तो पहला है कोशिका भित्ति, सेकंड नंबर पे है कोशिका झिल्ली, थर्ड नंबर पे है तारकाय, फोर्थ नंबर पे है प्राद्रव्य जालिका और 5 नंबर पे है राइबोसोम। 5 नंबर पे राइबोसोम। पहले नंबर पे है कोशिका भित्ति, सेल वाल, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सेल वाल। सेल वाल क्या है? यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सेल वाल, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। अगर पूछा जाएगा किससे बना होता है, इसका निर्माण किससे होता है? यह सेल्यूलोज से बना होता है। इसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? यह इसका मुख्य कार्य कोशिका को निश्चित आकृति देना है। जो कोशिका है उन्हें एक निश्चित
आकृति देना है और आकृति बनाए रखने में मदद करना है। वो एक ही बात, आकृति देना और बनाए रखने में मदद करना दोनों एक बात। सेकंड नंबर पे आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली इसे इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं? एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली से घिरे होते हैं, घिरे रहते हैं। उसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिस झिल्ली से घिरे रहते हैं उसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपरागमय झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? अर्धपरागमय झिल्ली होती है। अर्धपरागमय झिल्ली होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली होती है, तो अर्धपरागमय झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर आने वाले, कोशिका के अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर आने वाले, बाहर से अंदर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। क्या करना है? पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। इसका कार्य क्या है? पदार्थों का निर्धारण करना है। थर्ड नंबर पे आता है तारकाय। कोशिका का भाग थर्ड नंबर पे आता है तारकाय। तारकाय क्या है? तारकाय, इसकी खोज किसने की थी? अच्छा, इसकी खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज हमेशा पूछा जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी? बोवेरी ने की थी। किसने की थी? बोवेरी ने इसकी खोज की थी। अगर खोज पूछा जाएगा तारकाय की खोज किसने की थी, तो बोवेरी ने की थी। यह जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। अगर पूछा जाएगा यह तारकाय कोशिका कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में पाया जाता है। इसके अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है। कैसी रचना होती है? एक कण या दो कण जैसी रचना होती है। इसके अंदर एक कण या दो कण जैसी रचना होती है। इन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। जो एक कण या दो कण जैसी संरचना होती है उन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। यह समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ध्रुव का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है। अगर पूछा जाएगा यह किसका निर्माण करता है समसूत्री विभाजन में, तो ध्रुव का निर्माण करता है। फोर्थ नंबर पे आता है प्राद्रव्य जालिका। प्राद्रव्य जालिका, तो फोर्थ नंबर पे प्राद्रव्य जालिका। प्राद्रव्य जालिका क्या है? प्राद्रव्य जालिका एक तरफ केंद्रक झिल्ली से तथा दूसरी तरफ कोशिका झिल्ली से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ केंद्रक झिल्ली से और दूसरी तरफ कोशिका झिल्ली से, कोशिका कला से, झिल्ली नहीं कला से जुड़ा रहता है। कोशिका कला से जुड़ा रहता है। केंद्रक तथा कोशिका कला से जुड़ा रहता है। इसके किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं। छोटी छोटी इसके किनारे कणिकाएं लगी रहती हैं। कैसी कणिकाएं लगी रहती हैं? छोटी छोटी कणिकाएं किनारे लगी रहती हैं, जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? इन्हें राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम, जो छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं उन्हें राइबोसोम कहा जाता है। प्राद्रव्य जालिका का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं तथा प्रोटीनों का निर्माण करना है जो कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती हैं। उन प्रोटीन वसाओं का निर्माण करना है। अब राइबोसोम क्या है? 5 नंबर पे आता है राइबोसोम। राइबोसोम समझ लेते हैं। राइबोसोम यह राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए, इसे कहेंगे आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, नामक अम्लीय या एसिड से बना होता है। शुद्ध में इसे कहेंगे आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड के अम्लीय या एसिड से बनी होती है।
यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह प्रोटीन का स्थल है। मुख्य स्थल आरएनए होता, प्रोटीन का मुख्य स्थल आरएनए, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? राइबोसोम की खोज रॉबिन्स और ब्राउन ने की थी। किसने किया था? रॉबिन्स और ब्राउन ने किया था। रॉबिन्स और ब्राउन ने किया था। किसने किया था? ब्राउन ने किया था। और कब किया था? तो 1953 ईस्वी में। अगर सन पूछा जाएगा तो 1953 ईस्वी में किया था। इसे कहाँ देखा था? अगर खोज की थी तो कहीं देखा तो होगा खोज करने के लिए, तो उसे पादप कोशिकाओं में देखा था। कहाँ देखा था? पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में देखा था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए की खोज किसने की थी, तो रॉबिन्स ब्राउन ने की थी। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज किसने की थी? रॉबिन्स और ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1953 ईस्वी में की थी। और किस कोशिका में देखा था? अगर खोज की थी तो किसी कोशिका में देखा होगा, तो पादप कोशिका में देखा था। किस कोशिका में? पादप कोशिका में देखा था। तो जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।